दोस्तों नमस्कार, आप सभी का YouTube चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। सबसे पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, ईश्वर उन्हें लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री बनाए रखे, क्योंकि भारत की ज़रूरतें फिलहाल ऐसी हैं कि भारत को एक ऐसे ही प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको लेकर चलूं इजराइल द्वारा घोषित किए गए ऑपरेशन यमन की ओर, मैं आपको पहले ये बता दूं कि कल मैंने दिल्ली के बारे में जो कहा था अंततः वही सही सिद्ध हुआ। मैंने आपको कल ही बताया था कि यदि अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को विधायक दल का नेता चुनवा पाने में असफल रहे तो उनकी अगली पसंद आतिशी मारलोना होंगी, सिर्फ इसलिए कि आतिशी मारलोना उनके लिए खतरा नहीं बन सकती, उनका अपना कोई वजूद नहीं है, वो मात्र पार्टी में एक चाटुकार नेता की हैसियत रखती हैं। वही हुआ, विधायक दल की मीटिंग हुई, विधायक सुनीता केजरीवाल के नाम पर सहमत नहीं हुए और मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल को अपनी ताकत का एहसास नहीं करवा पाए और बाद में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलोना को विधायक दल का नेता चुनवा दिया। फिलहाल राजनीति में कहा जाता है कि सबसे बड़ा गुरु मंत्र है चाटुकारिता। यदि आपसे चाटुकारिता नहीं आती तो राजनीति करने की गलती मत करिए, क्योंकि चाटुकारिता आती है तो आपको किसी भी हद तक किसी भी पद तक पहुंचा सकती है। फिलहाल आतिशी मारलोना को भी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। अब मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों इजराइल ने घोषणा करी है ऑपरेशन यमन की। क्या है ऑपरेशन यमन? किस पर हमला करेगा इजराइल? क्या यमन देश पर हमला करेगा या हूथी विद्रोहियों पर हमला करेगा? कौन है ये हूथी विद्रोही? कौन इनकी मदद करता है? ये सब बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं आपको ये बता दूं कि रविवार को हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के ऊपर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ये मिसाइल इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक पहुंच गई। हालांकि इजराइल की सेना ने, इजराइल के बाकी सिस्टम्स ने आसमान में ही उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो एक खुले खेत में जाके गिरी, लेकिन इजराइल इससे बौखला गया और इजराइल ने घोषणा करी है कि इजराइल की जमीन पर एक खाली मिसाइल का टुकड़ा गिरने का भी अंजाम क्या होता है वो शीघ्र ही हूथी विद्रोहियों को ये बताएगा। अब सवाल आता है हूथी है कौन? मैं आपको बता दूं कि यमन एक मुस्लिम देश है जिसमें 65% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है और लगभग 34 या 35% आबादी शिया मुसलमानों की है। यमन के अंदर इन शिया मुसलमानों में 33% जैदी शिया हैं और 1 या 2% जाफरी या तैयबी शिया है। 1962 तक यमन में शिया साम्राज्य था, शिया सरकार थी और यमन एक बहुत समृद्ध राज्य हुआ करता था। 1962 में मिस्र ने इन पर हमला करा और शिया राजशाही को पराजित कर दिया और वहां पर एक सुन्नी सरकार की स्थापना करा दी। तब से आज तक यमन में सुन्नी सरकार है। अब ये जो शिया हैं जिनको हूथी कहते हैं, ये तब से 1962 से, मतलब इन्हें लगभग 62 साल हो गए, यमन की सुन्नी सरकार से लड़ रहे हैं ताकि यमन में इनका दोबारा से साम्राज्य स्थापित हो जाए। यमन के संविधान के अनुसार यमन का राष्ट्रपति कोई मुस्लिम ही बन सकता है। यमन के संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने की छूट है और यमन के संविधान के अनुसार किसी भी धर्म का सदस्य चुनाव लड़ सकता है और वो यमन की संसद का सदस्य बन सकता है। यमन में इतनी नागरिक स्वतंत्रता है, लेकिन यमन का
शिया और सुन्नी गृह युद्ध के कारण पिछले 62 सालों में बुरा हाल हो गया और आज की तारीख में यमन गरीबी से जूझ रहा है। कहते हैं कई लाख बच्चे कुपोषण के कारण वहाँ हर साल मर जाते हैं। अकाल है, लोगों को काम करने के लिए न नौकरियां हैं और ना वहाँ पर रोजगार के साधन है, ना वहाँ व्यापार है। तो यमन की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हूथी विद्रोहियों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, क्योंकि इनको ईरान और सीरिया और दुनिया भर के जो भी शिया समाज के लोग हैं वो इनकी आर्थिक मदद खूब करते हैं, सैन्य मदद भी इनकी खूब करते हैं, ताकि ये यमन की सुन्नी सरकार से लड़ते रहें। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ईरान खुद संघर्ष से बचता है। उसने हमास, उसने हिजबुल्ला और उसने हूथी जैसे को पाल रखा है कि उसके इशारे पर जब वो कहे तुम उस पर हमला कर दो। 5 अगस्त को जब ईरान में इस्माइल हानिया की हत्या हुई थी और ईरान ने आरोप लगाया था कि ये हत्या इजराइल ने करी थी, तो उसने बड़े बड़े कस्में खाई थी कि वो इजराइल पे हमला करेगा, ये करेगा, वो करेगा। कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच के जो सुन्नी देश हैं, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, इन सब ने यह घोषणा कर दी कि ईरान की वो मिसाइलें जो इजराइल पे हमला करने के लिए उनके देशों के एयर स्पेस से होकर गुजरेंगी, यह देश अपने ऊपर आक्रमण मानकर ईरान की उन मिसाइलों को नष्ट कर देगा। मतलब सीधे सीधे ये कहो कि सऊदी अरब, बहरीन, यूएई इन्होंने इजराइल के ऊपर होने वाले आक्रमणों में को विफल करने के लिए अपनी अपनी घोषणा कर दी कि वो अपने आसमान के अंदर इन मिसाइलों को मार गिराएंगे। ईरान डर गया इस बात से और आपने देखा ही होगा कि ईरान चुप है। तो ईरान फिलहाल, अब ईरान ने हूथियों को भड़काया। हूथियों से सिर्फ यमन की सुन्नी सरकार को डर नहीं है, जो यमन के आसपास की सुन्नी सरकारें हैं वो भी डरती हैं। वो सोचती हैं कि यदि ये हूथियों ने पूरे यमन पर कब्जा कर लिया तो कल को ये हमारे देशों पर भी आक्रमण करेंगे, सुन्नी मुसलमानों पर आक्रमण करेंगे। तो ये जो सुन्नी सरकारें हैं ये भी समय समय पर यमन की सुन्नी सरकार की हूथियों के खिलाफ लड़ने में मदद करती रही है। अभी पिछले कुछ दिनों में हूथी ने इसके सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी कंपनी अरामको पे बहुत बड़ा हमला किया, जिससे सऊदी अरब को बहुत नुकसान हुआ और आए दिन वो सऊदी अरब की कंपनियों पर हमले करते रहता है। पिछले दिनों हूथी विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना के काफ़ी बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तब सुन्नी मुस्लिम देशों में खतरा पैदा हुआ और सऊदी अरब ने यमन की राजधानी सना के उस हिस्से पर एयर स्ट्राइक करी जिस पर हूथी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था और सऊदी अरब के एयर स्ट्राइक की मदद से यमन की सुन्नी सरकार ने दोबारा से उन हिस्सों पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। अब दोस्तों, फिलहाल ईरान को जरूरत थी इजराइल के खिलाफ। दरअसल इजराइल पर हमला करके ईरान एक तरफ तो इजराइल को धमकाना चाहता है और दूसरी ओर मुस्लिम जगत का बादशाह बनना चाहता है, अपने अड़ोस पड़ोस की सुन्नी सरकारों को धमका के रखना चाहता है। इजराइल पर हमला ईरान इसलिए करता है कि जब ईरान हमला करता है तो जो सुन्नी देश हैं इनकी सरकारों पर एक दबाव पड़ता है। और दबाव क्या पड़ता है कि सुन्नी मुसलमानों के मन में ये भावना पैदा करने का वो प्रयास करता है कि हम भले ही शिया हैं लेकिन हैं तो मुसलमान, और देखो आपके देशों की जो ये सुन्नी सरकारें हैं, यहूदी जिनका मुसलमान से कोई मतलब नहीं, उनकी मदद कर रही हैं। तो इससे सुन्नी सरकारें थोड़े से दबाव में आ जाती हैं।
दोस्तों सच्चाई यह है कि जितनी भी सुन्नी सरकारें हैं और जो अपने देश में अब विकास करना चाहती हैं, अपने देश के लोगों का जीवन स्तर सुधारना चाहती हैं, वो चाहती है अब लड़ाइयाँ नहीं चाहती, अब युद्ध नहीं चाहती, वो इजराइल से भी अच्छे संबंध बनाना चाहती है। पिछले कुछ सालों में मोरक्को ने, यूएई ने और सऊदी अरब ने तो बाकायदा इजराइल से समझौता भी किया। उसके बाद अनौपचारिक रूप से इजराइल के अधिकारी मुस्लिम देशों की यात्रा करते रहे हैं और इन सुन्नी मुस्लिम देशों के अधिकारी इजराइल की यात्रा पर भी गए हैं। तो ये देश इजराइल से अब बहुत उलझना नहीं चाहते, बल्कि इजराइल की टेक्नोलॉजी का, इजराइल के ज्ञान का थोड़ा सा लाभ उठाना चाहते हैं। और ईरान इन पर धौंस जमाना चाहता है और इनको ही डर है कि यदि ईरान इजराइल पर हावी हो गया तो यह ईरान कल को हमें भी डराएगा, हमारी सरकारें पलटने का भी प्रयास करेगा, सुन्नी मुसलमानों पर भी आक्रमण करेगा और इन सुन्नी देशों में शिया सरकार स्थापित करने का ईरान, यमन और ये सारे देश प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारे सुन्नी देश, ईरान में तो है शिया सरकार, लेकिन यमन या किसी और देश में शिया सरकारों की स्थापना नहीं होने देना चाहते और शिया विद्रोहियों के दमन में या उनकी ताकत को कम करने में या उनको कुचलने में अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका या इजराइल की मदद भी करते हैं। दोस्तों सवाल है कि इजराइल क्या करेगा हूती विद्रोहियों के साथ, कितना बड़ा हमला करेगा। वो यमन देश पर आक्रमण नहीं करेगा, हूती विद्रोहियों पर हमला करेगा। वो हमला कितना गहरा होगा, हूथियों को कितना नुकसान होगा और जवाब में इजराइल को भी क्या कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है और होगा तो कितना होगा, ये जानने के लिए आपको कहीं जानने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय। बस फिर कहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल को फिर मिलेंगे। आज की बात यहीं तक, कल तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।